अल्फा सक्सेस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सिंधु सभ्यता के पहले टॉपिक की बात करते हैं। एक तरह से भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको कहा जा रहा है, और ये ऐसा टॉपिक है जो पूरे भारतवर्ष को गौरवान्वित करता है। पूरे विश्व इतिहास की बात करें तो, और भारत की प्राचीनता भी, निरंतरता भी सिद्ध करता है ये टॉपिक। तो आइए चलते हैं और पहले टॉपिक की बात कर लेते हैं, सिंधु सभ्यता। इसी को दूसरे शब्दों में सिंधु घाटी की सभ्यता भी कह देते हैं, और पहला जो उत्खनित स्थल था उसके नाम से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो अपने पहले चैप्टर का नाम है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो है नाम जॉन मार्शल द्वारा दिया गया, और वो इस कारण दिया गया कि प्रारंभिक जो इस सभ्यता के स्थल हैं वो सिंधु नदी या सिंधु घाटी में मिलते हैं, उत्खनित होते हैं। और तत्पश्चात विद्वानों में ये विवाद होता है कि इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सारे के सारे जो साइट्स हैं, सारे के सारे स्थल जो है वो इस नदी के किनारे नहीं है, इसके बाहर भी हैं और अन्य नदियों के किनारे भी खोजे गए हैं। इसलिए सबसे पहला उत्खनित जो स्थल था हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा, उसके नाम से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। इस सभ्यता के सबसे पहले एक तरह से विशेषताओं की बात कर लेते हैं हम सिंधु सभ्यता की। तो सिंधु सभ्यता की विशेषता में हम सबसे पहले चलते हैं कालक्रम के अनुसार, और कालक्रम के आधार पर ऐसा देखा जाता है कि यह सभ्यता जो नगरीय सभ्यता थी, तो उसके पहले के जो स्थल हैं, ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं, जैसे ग्रामीण जो स्थल है, उन्हीं का धीरे धीरे विकास हुआ है। और नगर की भी एक तरह से हम पहली शर्त ये मान सकते हैं कि वो छावनी बनता है, कैंटोनमेंट जोन बनता है, नगर परिषद, नगर निगम, इस तरह से उसका विस्तार होता है। तो सिंधु सभ्यता के कालक्रम के आधार पर 3 कालों में सामान्यतः बांटा जाता है इसको प्राक सिंधु या प्राक हड़प्पा सभ्यता कह देते हैं। पहला कालक्रम ये है, और सामान्यतः विद्वान इस कालक्रम को 3200 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व मानते हैं। अर्थात पूर्व हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम था, इस समय हड़प्पा की बहुत सारी जो साइट्स हैं वो ग्रामीण स्वरूप में होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे ताम्रपाषाणिक जो संस्कृतियां हैं, और खासकर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान की जो संस्कृतियां हैं, जो साइट्स हैं, उनको हम प्राक हड़प्पा साइट्स में शामिल करते हैं। तो अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की बहुत सारी जो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं वो ग्रामीण स्वरूप में थी, और उस कालक्रम को प्राक हड़प्पा कालक्रम कहा जाता है। 3200 से 2600 ईसा पूर्व का सामान्यतः कालक्रम माना जाता है। मैंने यहाँ पे बीसी लिखा है, और इस बीसी का मतलब जो है वो बिफोर क्राइस्ट होता है, ईसा के पूर्व की घटनाएं। इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास में कालक्रम निर्धारण के लिए ईसा मसीह का जो जन्म वर्ष है इसको आधार माना गया है, और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की घटनाएं जो है वो बीसी लिखी जाती है, बिफोर क्रिस्ट लिखी जाती है, या इसको ईसा के पूर्व भी कह दिया जाता है। ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटनाएं हैं वो ईसवी सन के रूप में लिखी जा रही है, और इसे एडी एनो डोमिनी भी कहा जा रहा है। इस बार सीटेट का अपना एक क्वेश्चन था बीसीई, तो नवीनतम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस बीसी को बीसीई भी लिख रहे हैं, और इसको केवल सीई, इसका फुल फॉर्म पूछा गया तो इसको हम बिफोर कॉमन एरा लिख सकते हैं, और सीई को केवल कॉमन एरा लिखा जा सकता है। ये अपना सीटेट का क्वेश्चन हुआ इस बार, 2019 का सीटेट का क्वेश्चन। तो बीसीई भी लिख सकते हैं, बीसी भी लिखा जाता था, इसको एडी भी लिखा जा सकता है, एनो डोमिनी, और सीई केवल कॉमन एरा भी लिखा जा सकता है। तो ये कालक्रम के निर्धारण के लिए ईसा मसीह के जन्म वर्ष को आधार माना गया है। इसी में हम देख लेते हैं कि 2 संवत आते हैं। ईसा मसीह के जन्म के 57 साल पहले चलते हैं, तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा शकुन को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत जो है वो प्रचलित किया जाता है, और
कुषाण शासक कनिष्क द्वारा ईसा मसीह के जन्म के 78 वर्ष बाद अर्थात 78 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के अवसर पर शक संवत प्रचलित किया गया। अपना राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, तो दो महत्वपूर्ण संवत की भी हमने बात की। ईसा मसीह के जन्म के 57 साल पहले की बात करते हैं तो विक्रम संवत, और ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद की बात करते हैं तो शक संवत जो है वो काउंट होता है। शक संवत की बात करें तो एक तरह से वर्तमान 2020 की अगर काल गणना की जाती है तो 2020 से हम 78 वर्ष घटा देंगे, अर्थात इसका मतलब है कि 78 वर्ष बाद में काउंटिंग शुरू हुई, जो अपना शक संवत आ जाएगा। और 2020 में अगर हम ऐड कर देते हैं 57 वर्ष, अर्थात ईसा मसीह के 57 साल पहले की घटना थी, तो इसको हम विक्रम संवत कह सकते हैं। तो ये अपनी सामान्य जानकारी हुई एक तरह से सीई और बीसी के रूप में, और इसी को हम पूर्व में बीसी और एडी के रूप में लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं कालक्रम के आधार पे। दूसरा, जिस हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं, जिस नगरीय सभ्यता की बात कर रहे हैं, उसका कालक्रम जो है सामान्यतः एक तरह से 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना जा रहा है, और ये नगरीय स्वरूप वाली सभ्यता है। इसको नगरीय सभ्यता भी कहा जा रहा है, अर्थात कुछ एक जो ग्रामीण साइट्स थी उनका विकास हुआ नगरों के रूप में। जैसे मोहनजोदड़ो एक नगर है, कालीबंगा एक नगर है, चनोदड़ो एक नगर है, इसके अलावा हड़प्पा एक औद्योगिक नगर कहलाता है। तो नगरीय सभ्यता जिसका कालक्रम 2600 से 1900 ईसा पूर्व विद्वान जो है वो सामान्यतः सहमत है, और नगरीय सभ्यता की अपनी विशेषताएं थी। इन नगरों में हम देखें तो हड़प्पा एक राजधानी नगर था, मोहनजोदड़ो भी राजधानी नगर आता है, जुड़वा राजधानी कहलाती है, चनोदड़ो एक राजधानी नगर है, कालीबंगा भी नगरीय सभ्यता का ही स्वरूप है, और भी बहुत सारे नगरों की हम बात कर सकते हैं। तीसरी बात करें कालक्रम के आधार पे तो उसको हम पतनशील या पतनोत्तर हड़प्पा का काल कह सकते हैं। विभिन्न कारणों से इस सभ्यता का पतन हो जाता है, और ये जो कालक्रम है सामान्यतः 1900 से लगभग 1500 ईसा पूर्व माना गया है। इस बार सीटेट में इसके पतन के कारणों पे भी पूछा गया क्वेश्चन था, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता को कालक्रम के आधार पे सामान्यतः इसकी सभी साइट्स को 3 भागों में बांट लेते हैं। प्राक हड़प्पा, अर्थात जब सभ्यता के बहुत सारे स्थल ग्रामीण स्वरूप में होते हैं। विकसित हड़प्पा, जब एक तरह से नगरों के रूप में उसका विकास होता है, और विभिन्न कारणों से उस सभ्यता का पतन होता है। तो कालक्रम के आधार पे इंपॉर्टेंट बात जो है वो नगरीय सभ्यता की ही होगी, और इस सभ्यता के ऑथेंटिक कालक्रम की बात की जाए तो वो है 2350 या 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सामान्यतः 2300 से 1700 ईसा पूर्व भी कह दिया जाता है। ये लगभग डीपी अग्रवाल ने कालक्रम बताया है, जो विद्वान जो है ज्यादातर सहमत हैं इस पे। और कालक्रम में सबसे पहले कालक्रम की हम बात करें तो जॉन मार्शल पहले विद्वान होते हैं जो इसका नामकरण भी करते हैं, और जॉन मार्शल ने ही कालक्रम जो है वो बताया था। और 3250 से लेकर 2850 ईसा पूर्व लगभग जॉन मार्शल का कालक्रम होता है। मैकेगन ने 2800 से 2500 ईसा पूर्व का कालक्रम बताया था। तो सबसे पहले हमने कालक्रम की बात की। आगे बढ़ते हैं और इस सभ्यता की अन्य विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये जो सभ्यता है ये भारत में उत्तर में बात की जाए तो जम्मू कश्मीर है, और इस सभ्यता के संपूर्ण उत्तर की बात की जाए तो अफगानिस्तान का प्रदेश है। पश्चिम में अगर हम बात करें इस सभ्यता की तो इस सभ्यता की साइट्स जो है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र है, अफगानिस्तान का। तो अगली बात पे चलते हैं। इस सभ्यता के विस्तार की बात करें तो इस सभ्यता का विस्तार लगभग 2800 स्थलों के रूप में
3 देशों में है। 3 देशों में इसका विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आता है। अफगानिस्तान में सबसे उत्तरी स्थल जो है इस सभ्यता का शोर्तगुई और मुंडीगाक है, तो शोर्तगुई रख देते हैं। यह संपूर्ण सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु हुआ। इस सभ्यता के सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो भारत में देमाबाद, महाराष्ट्र में परवरा नदी, गोदावरी की सहायक नदी जो है उसके किनारे हैं, तो परवरा नदी के किनारे इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु है। सबसे नॉर्थ बिंदु सोरती है स्वात घाटी में, और भारत में सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो मांडा है जम्मू कश्मीर का अखनूर में, और ये चिनाब नदी के किनारे है। ज्यादातर हमें भारत के ही उत्तरी बिंदु के बारे में पूछा जाता है। भारत में इस संपूर्ण सभ्यता का विस्तार दक्षिण में भारत में ही है, तो देमाबाद इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु हो गया। इस सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु हम कहें तो ये है आलमगीरपुर, और ये यमुना की सहायक हिंडन नदी के किनारे है, और राज्य उत्तर प्रदेश आता है। इस सभ्यता के सबसे पश्चिमतम बिंदु की बात करें तो इस बार फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन था, सुत का गैंडोर, ये दाश्क नदी के किनारे है और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। सुत का गैंडोर, शोतका को, बालाकोट, ये बलूचिस्तान प्रांत में आते हैं। तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु की तरफ ध्यान देते हैं। इस सभ्यता का विस्तार 3 देशों में है। सबसे उत्तर में इस सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान में है, और सबसे उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो शोर्तगुई होगा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो मांडा होगा, चिनाब नदी के किनारे J&K में। संपूर्ण सभ्यता का दक्षिणी विस्तार चूंकि भारत में है तो सबसे दक्षिणतम बिंदु देमाबाद आता है, महाराष्ट्र का, परवरा नदी के किनारे। संपूर्ण सभ्यता का पूर्वी बिंदु पूछा जाता है तो आलमगीरपुर आता है, हिंडन नदी के किनारे। संपूर्ण सभ्यता का पश्चिमी बिंदु पूछा जाता है तो सुत का गैंडोर है बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में दाश्क नदी के किनारे। ये जो विस्तार है लगभग उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 1400 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो लगभग 1600 किलोमीटर है। और ये जो संपूर्ण एरिया है 13,99,000 वर्ग किलोमीटर, लगभग 14 लाख वर्ग किलोमीटर में एक तरह से फैली हुई सभ्यता कह सकते हैं। विस्तार 3 देशों में इसका है। आगे बढ़ते हैं और विस्तार की विभिन्न साइट की बात करेंगे हम। इससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले ये जो सभ्यता है सिंधु सभ्यता, इसके नामकरण पे चलते हैं। जैसा कि सबसे पहले ही हमने ये देखा कि इस सभ्यता का जो नामकरण सिंधु सभ्यता है वो जॉन मार्शल ने किया, क्योंकि इसकी प्रारंभिक जो साइट है, प्रारंभिक जो स्थल है वो सिंधु नदी या सिंधु घाटी के किनारे खोजे जाते हैं, उत्खनित होते हैं। तो नामकरण जॉन मार्शल द्वारा सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। तत्पश्चात इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता रखा गया, और ये जो नामकरण है वो अधिकांश विद्वानों में सहमति है, वो सबसे पहले उत्खनित स्थल के नाम पर है। प्रथम उत्खनित स्थल के नाम पर इस सभ्यता का नामकरण कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारे जो साइट्स हैं वो सिंधु नदी के किनारे से बाहर होते हैं, अर्थात अन्य नदियों के किनारे, जैसे भारत के बहुत सारे साइट्स की हम बात करें तो। आगे बढ़ते हैं और इस सभ्यता की अगली बात कर लेते हैं। ये सभ्यता नगरीय सभ्यता भी है और ये सभ्यता व्यापार प्रधान भी है। अति महत्वपूर्ण और दूसरी विशेषता, नगर सामान्यतः उस क्षेत्र को कहा जा रहा है जहां 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का
न्यूनतम जनघनत्व हो, अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर में 400 व्यक्ति निवास करते हो, वो जनघनत्व मिनिमम शर्त है। इसके अलावा अति इंपॉर्टेंट शर्त नगर की ये भी है कि 75% जनसंख्या, 2/3 जनसंख्या जो है वो कृषि और पशुपालन को छोड़कर अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र में व्यापार में संलग्न होनी चाहिए। तो ये सभ्यता जो है वो व्यापार प्रधान थी, इसलिए अपने आप ही हम इसको नगरीय सभ्यता कह रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो नगर है उसको भारतीय इतिहास की पहली नगरीय क्रांति भी कह दिया जाता है। तो भारतीय इतिहास का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता है, जहां विभिन्न कारणों से नगर का विकास होता है, और प्रथम नगरीय क्रांति कहा गया है गार्डन चाइल्ड द्वारा। तो गार्डन चाइल्ड ने हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण को प्रथम नगरीकरण या प्रथम नगरीय क्रांति कहा है। दूसरा नगरीकरण हमेशा पूछा जाता है जब हम महाजनपद काल पढ़ते हैं, तो महाजनपद काल में 600 BC में गंगा घाटी में जो नगरों का विकास होता है उसको हम दूसरा नगरीकरण भारतीय इतिहास में कहते हैं। तो प्रथम नगरीकरण है, व्यापार प्रधान सभ्यता है। तीसरी विशेषता पे चलते हैं। धातु के आधार पे हम देखते हैं कि सबसे पहली धातु तांबा थी, जिसके औजार बनाए जाते हैं मानव द्वारा। लोहे का ज्ञान बहुत बाद में होता है। तो प्रारंभिक जो संस्कृतियां थी, जैसे अपने राजस्थान में भी गणेश्वर वगैरह, आहड़ वगैरह, इनको ताम्र युगीन सभ्यताएं कह देते हैं। हड़प्पा सभ्यता तक आते आते यहाँ के निवासी तांबे में टिन मिलाकर एक नई धातु का निर्माण करते थे, कांसा। इसलिए इस सभ्यता की विशेषता कांस्य युगीन सभ्यता है। तो तीसरी विशेषता हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा कांस्य युगीन सभ्यता है, अर्थात हड़प्पावासी तांबे में टिन मिलाकर कांसा नई धातु बनाते थे। लेकिन दूसरा अर्थ यह भी है कि कांस्य युगीन सभ्यता जरूर थी, लेकिन ज्यादातर औजार कांसे के नहीं थे, ज्यादातर औजार तांबे के ही वो यूज करते थे। कांसा नया आविष्कार होने के कारण कांस्य युगीन सभ्यता कहा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्वेश्चन लें कि कथन अपना ये हो कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, और इसका कारण अगर हम ये देखें कि हड़प्पावासी अधिकांशतः कांसा धातु का प्रयोग करते थे, तो अपना जो कारण है वो गलत है। अर्थात कांस्य युगीन सभ्यता होने का जो कारण है मूलतः नया आविष्कार होने के कारण कहा जा रहा है, जबकि कारण में कांसा का जो है वो अधिकांश प्रयोग ये नहीं करते थे, तांबे का ही अधिकांशतः प्रयोग होता था। तो अति महत्वपूर्ण बात है, याद रखें सभी स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं और इसी को थोड़ा और ज्यादा क्लियर कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि प्रागैतिहासिक काल था, तो जो सभ्यता सामान्यतः हम पाषाण युगीन भी कह सकते हैं। अगली पहली धातु जो है वो तांबा यूज की जाती है, तो ताम्र युगीन सभ्यताएं 2 नंबर पे आती है। कहीं कहीं ताम्र युगीन सभ्यताओं का कालक्रम बाद में भी आता है हड़प्पा के। तीसरे क्रम पर कांस्य युगीन सभ्यताएं, तांबा में टिन मिलाकर एक तरह से, और सिंधु सभ्यता का एक तरह से समय, इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता में रख सकते हैं। और सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि लौह धातु प्रयोग में ली जाती है, लौह धातु की खोज हो जाती है, तो वो लौह युगीन सभ्यता है। तो कालक्रम के आधार पर सबसे पहले रखेंगे पाषाण युगीन, फिर ताम्र युगीन, फिर कांस्य युगीन और लौह युगीन। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगले मृद्धभांड पे चलते हैं। और मृद्धभांड जो है वो मिट्टी के पात्र हैं, अनाज संग्रह करने के पात्र हैं, और हड़प्पा सभ्यता में हमें मृद्धभांड जो मिले हैं वो गेरुए रंग के मृद्धभांड आते हैं। मृद्धभांड जो है वो अनाज संग्रह करने के लिए यूज किए जाते थे, और मृद्धभांड पर अलग अलग कलर के आधार पे अलग अलग संस्कृतियों से उसका संबंध जोड़ा जाता है। जैसे ऋग्वैदिक काल के मृद्धभांड लाल और काले मृद्धभांड ज्यादा प्रचलित हैं। गेरुए मृद्धभांड जो है वो सिंधु सभ्यता से जोड़े जाते हैं। चित्रित धूसर मृद्धभांड पेंटेड ग्रे वेयर जो है वो उत्तर वैदिक काल से जोड़े जाते हैं, और NBPW मृद्धभांड जो सबसे विकसित मृद्धभांड संस्कृति है उसका संबंध मौर्य काल से रखा जाता है। तो
पहला नामकरण के आधार पे, कालक्रम के आधार पे, नगरीय सबसे इंपॉर्टेंट, कांस्य युगीन सभ्यता है, मृद भांड जो है वो गेरुए रंग के हैं। आगे चलते हैं, अगले एक रीट के क्वेश्चन पे चलते हैं और एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट भी, जैसा कि सिंधु सभ्यता के बारे में मैंने कहा कि भारतीय इतिहास को गौरवान्वित करने वाली सभ्यता है। इस भारतीय इतिहास की, भारतीय संस्कृति की प्राचीनता सिद्ध करती है। ऐसा मिलता है हमें कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो बहुत सारी जो यूनान, मिस्र की सभ्यताएं हैं उनके समकक्ष, उनसे भी पुरानी सभ्यता सिद्ध होती है सिंधु सभ्यता। तो रीट का क्वेश्चन था कि कौन सी सभ्यताएं जो है वो इसकी समकालीन सभ्यताएं मानी जाती है। तो नील नदी के किनारे जो विकसित सभ्यता होती है उसको मिस्र की सभ्यता कह देते हैं, और दजला और फरात नदी की घाटियों में विकसित सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया, ईरान और इराक की सभ्यताएं हैं वो मेसोपोटामियाई सभ्यता के नाम से, और नील नदी के किनारे अफ्रीका में जो विकसित हुई सभ्यता मिस्र की सभ्यता है। तो ये दो सभ्यताओं का जो कालक्रम है वो सिंधु सभ्यता के समान, अर्थात उस सभ्यता के समकक्ष माना जाता है। तो एक रीट का क्वेश्चन, और अगर हमें दोनों ऑप्शन मिले तो भी हम दोनों कर देंगे। मिस्र और मेसोपोटामियाई जो है सभ्यताएं हैं वो सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं मानी जाती है। मिस्र और मेसोपोटामिया का नगरीकरण जो है वो भी एक तरह से सिंधु सभ्यता की भांति नहीं होता, उससे ज्यादा डेवलप नगर होते हैं सिंधु के। और स्वच्छता के संदर्भ में भी हम देखते हैं कि स्वच्छता का पैमाना भी सिंधु सभ्यता में मिस्र और मेसोपोटामिया से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। आगे बढ़ते हैं और इस सभ्यता की सबसे पहले खोज के बारे में बात कर लेते हैं। एक अति महत्वपूर्ण विद्वान जिनका हमें उल्लेख मिल सकता है, हड़प्पा के टिलों की सबसे पहले खोज चार्ल्स मैशन द्वारा की गई। तो ये हड़प्पा के टिलों की खोज करने वाले विद्वान थे सबसे पहले 1826 में। टिला जो है वो सामान्यतः इतिहास में उस क्षेत्र विशेष को कह रहे हैं जहां हमें उसके नीचे पुरातात्विक सामग्री जो है वो ज्यादा मात्रा में मिलती है। और दो प्रकार से उत्खनन होता है, एक तरह से ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज उत्खनन जो है वो किसी स्थल का किया जाता है। तो चार्ल्स मैशन पहले विद्वान थे जिन्होंने हड़प्पा के टिलों की खोज की। 1853 से 56 तक जो रेलवे लाइन का विस्तार हो रहा था लाहौर और कराची के मध्य, उस दौरान एक तरह से इस सभ्यता के बहुत सारे ईंट, पत्थर और रोड़ी का प्रयोग जो है वो रेलवे लाइन में किया जाता है, क्योंकि अब तक विद्वानों को पता नहीं था कि यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता हो सकती है। तो उन्होंने अनजाने में ही एक तरह से रेलवे लाइन में इस सभ्यता के बहुत सारे साइट्स के पत्थर जो है वो यूज किए। तो यहाँ पर जॉन और विलियम बर्टन जो है उन्होंने उत्खनन कार्य किया एक तरह से बर्टन बंधुओं द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं कि कनिंघम को भी एक मुहर दी जाती है, हालांकि उसका महत्व नहीं जान पाते। कनिंघम जिनको भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है, तो ये भी एक तरह से खोज से जुड़े हुए विद्वान हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला विद्वान रहता है चार्ल्स मैशन। याद रखें कि चार्ल्स मैशन जो है वो हड़प्पा के टिलों की खोज करते हैं। कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक भी हैं और एक तरह से उसके खोज कार्य से जुड़े हुए विद्वान भी हैं। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कलकत्ता में होती है और भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम माने जाते हैं। राजस्थान में पुरातत्व के जनक माने जाते हैं SCL कार्लाइल। तो कार्लाइल को राजस्थान में हम पुरातत्व का जनक कह देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे विश्व इतिहास में हम जनक या विश्व इतिहास का पिता हेरोडोटस को कह देते हैं, और भारतीय इतिहास का पिता मेगस्थनीज जो इंडिका के लेखक हैं, मौर्य काल में एक यूनानी राजदूत के रूप में भारत आते हैं। राजस्थान में इतिहास के हम जनक की बात करते हैं तो इंग्लैंड के निवासी कर्नल जेम्स टोड को हम राजस्थान का इतिहास का जनक कहते हैं, और उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान आती है। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमने कुछ विद्वानों की बात करी, प्रारंभिक जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं
उनके संदर्भ में। और यहां से हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, खासकर मिस्र और मेसोपोटामिया का विशेषताएं पूछी जा सकती है। कौन सी विशेषता जो है वो सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? नगरीय सिंधु सभ्यता की विशेषता है, कांस्य युगीन सिंधु सभ्यता की विशेषता है, व्यापार प्रधान सिंधु सभ्यता की विशेषता है, समाज में हम देखते हैं मातृशतात्मक ढांचा सिंधु सभ्यता की विशेषता है, मृद भांड के आधार पर गेरुए मृद भांड सिंधु सभ्यता की विशेषता है, सबसे प्राचीन सभ्यता है मिस्र और मेसोपोटामिया की समकालीन सभ्यताएं हैं, 3 देशों में विस्तार है, और भी बहुत सारी साइट जो है वो दिनों दिन खोजी जा रही है। लगभग 2800 साइट्स अब तक खोजी जा चुकी है। भारत में सबसे ज्यादा साइट गुजरात में खोजी गई है, और इस सभ्यता का सबसे ज्यादा संकेंद्रण अगर देखा जाए तो घग्गर या हकरा नदी के किनारे हैं। तो अगला एक महत्वपूर्ण पॉइंट राजस्थान से संबंधित है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस सभ्यता के सबसे बड़े समुच्चय की बात करें, समुच्चय जो साइट्स का समुच्चय है, समूह है, तो वो है घग्गर, जिसको हम प्राचीन सरस्वती भी कह रहे हैं, घग्गर और हकरा नदी की घाटी में। सबसे ज्यादा उत्खनित स्थल भारत में देखे जाएं तो हम गुजरात का नाम सबसे पहले लेते हैं। तो गुजरात में, भारत में सबसे ज्यादा सर्वाधिक स्थल जो है वो खोजे गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है गुजरात। और टोटल साइट्स की बात करें तो लगभग 2800 जो साइट्स हैं वो अब तक उत्खनित की जा चुकी है। अलग अलग साइट्स के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण साइट की बात भी करेंगे। तो ये अपनी महत्वपूर्ण विशेषताएं होगी। आगे बढ़ते हैं, विस्तार पे चलते हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार हमने देखा 3 देशों में। और अगला जो अपना क्वेश्चन, जैसे सेकंड ग्रेड एसएसटी का क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा समूह पाकिस्तान में है। जैसे इस बार फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा हड़प्पा साइट्स का समूह जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, जनरल क्वेश्चन आता है, तो उनकी कुछ साइट्स के बारे में हम देख लेते हैं। अफगानिस्तान में उसकी साइट्स याद रखने लायक है। तो अफगानिस्तान की साइट की बात करें तो 2 ही साइट स्टूडेंट्स को याद रखनी पड़ेगी, सोर्तगुई और मुंडीगाक। सोर्तगुई जो है, यहां से नहरों के विभिन्न फसलों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो नहरों के साक्ष्य भी यहां से मिलते हैं। ये अति महत्वपूर्ण बात है। ये अपना नेट का क्वेश्चन भी हुआ। 2 ही साइट है अफगानिस्तान में, उत्तरी स्थल भी है और स्वात घाटी में विकसित 2 साइट्स हमें अफगानिस्तान में मिलती है सिंधु सभ्यता की। और इन दोनों साइट का हम याद रख लेते हैं तो खासकर भारत और पाकिस्तान की साइट जो है वो शेष बचती है, तो वो ज्यादा आसान रहेगा। भारत की साइट्स जो है वो ज्यादातर स्टूडेंट्स को याद रहती है। पाकिस्तान की साइट पे चलते हैं और पाकिस्तान की साइट में हम देखते हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मुख्य रूप से हड़प्पा, रहमान डेरी, डेरा इस्माइल खां, डेरा गाजी खां। तो सेकंड ग्रेड का जो क्वेश्चन का समूह था उसमें रहमान डेरी का उल्लेख था। तो हड़प्पा और रहमान डेरी 2 महत्वपूर्ण साइट पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आती है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की बात करें, जो इस बार फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन था, तो बलूचिस्तान प्रांत में देखें सबसे पश्चिमी बिंदु हमने लिखा ही है सुतका गैंडोर, जो दास्क नदी के किनारे, सोतका को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। इसके अलावा बालाकोट, अल्लादीनो, ये कुछ एक साइट जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आती है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की बात की जाए तो सिंध प्रांत में हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण साइट है मोहनजोदड़ो। एक फिल्म भी है इस पर, इसको मृतकों का टीला भी कह देते हैं। मोहनजोदड़ो के बाद औद्योगिक नगर के नाम से विकसित चनुदड़ो, कोटडीजी जो सबसे पहले उत्खनित स्थलों में से एक तरह से पूर्व हड़प्पा निक्षेप के लिए जाने जाते हैं, आमरी, लोहम जोदड़ो। इसके अलावा कुछ साइट मेहरगढ़ वगैरह की, कुल्ली, नाल, गुल मोहम्मद, इनकी भी बात करें तो ये पाकिस्तान की अन्य महत्वपूर्ण साइट है। तो एक तरह से
सबसे पहले पशुपालन के, खेती के साक्ष्य जहां से मिले हैं। ताम्रपाषाणिक संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व करता है जो स्थल मेहरगढ़ है। वैसे राजस्थान में पशुपालन की बात करें तो बागोड़ जो है वहां से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये साइट जो है वो पाकिस्तान की साइट है, और यहां से हमें कौन सी पाकिस्तान में है या नहीं है, या कौन सी अफगानिस्तान की साइट है, हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब भारत की साइट की बात कर लेते हैं हम। भारत में इस सभ्यता की बहुत सारी साइट है, जो अगर हमें या तो कभी नदी पूछ ली जाती है या विभिन्न प्रांत पूछ लिए जाते हैं तो जनरल क्वेश्चन बनते हैं। सबसे उत्तर में चलते हैं। जम्मू कश्मीर में एकमात्र साइट है मांडा। मांडा सबसे उत्तरतम बिंदु भी है इस सभ्यता का, और ये चिनाब नदी के किनारे है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बनता है, सिंगल क्वेश्चन भी बनता है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का मिलान करना हो तब भी हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पंजाब पे आते हैं। भारतीय पंजाब की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले उत्खनित स्थलों में से एक रोपड़ है। ये एक तरह से नवपाषाण काल की विशेषता भी बताता है कि रोपड़ में हमें मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो रोपड़ एक आजादी के बाद उत्खनित स्थलों में से, प्रथम उत्खनित स्थलों में से एक था। रोपड़ के अलावा पंजाब से बाड़ा, संघोल, चक 86 ये कुछ साइट है जो हमें पंजाब प्रांत भारत से मिली है। आगे बढ़ते हैं और हरियाणा पे चलते हैं। हरियाणा में हमें बहुत सारी साइट्स मिली है, हालांकि जो नवीनतम जो भी साइट्स ज्यादा खोजी जाएगी वो भी घग्गर घाटी में है, तो वहां से हमें नवीनतम साइट और भी बहुत ज्यादा मिल सकती है जो उत्खनन कार्य विद्वानों के नेतृत्व में जारी है। तो हरियाणा में देखें राखीगढ़ी, मित्ताथल, बनावली, बालू, ये कुछ साइट्स जो है वो हरियाणा में है। राखीगढ़ी और बनावली अति महत्वपूर्ण रहेगा जिसकी हम बात करेंगे आगे। आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश की सबसे पूर्वी बिंदु हमने लिखा आलमगीरपुर, इसके अलावा हुलास, नवीनतम उत्खनित स्थलों में से मांडी भी है जहां टकसाल ग्रह सिक्के ढालने का कारखाना हमें मिला है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अति महत्वपूर्ण है कालीबंगा, बड़ोपल भी आती है, रंगमहल भी आती है। तो कालीबंगा, इसके साथ साथ बालाथल, बड़ोपल कह सकते हैं। कालीबंगा अति महत्वपूर्ण साइट्स है। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहलाती है। हड़प्पा पहली, मोहनजोदड़ो दूसरी और कालीबंगा तीसरी। ये डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया है। अति महत्वपूर्ण साइट भी है। राजस्थान की दृष्टि से सबसे ज्यादा क्वेश्चन की संभावना है तो कालीबंगा के संदर्भ में हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और महाराष्ट्र की एकमात्र दक्षिणतम साइट हमने देखी देमाबाद है, और देमाबाद से कांसे के रथ की आकृति मिलती है। ये गोदावरी की सहायक परवना नदी के किनारे अवस्थित साइट है। जैसा कि हमने देखा कि सबसे दक्षिणतम जो विस्तार है वो महाराष्ट्र में है, देमाबाद एक साइट है। भारत में सबसे ज्यादा जो स्थल है इस सभ्यता के गुजरात में है, और गुजरात में मुख्य रूप से कच्छ की खाड़ी और एक तरह से हम खंबात की खाड़ी में कुछ साइट्स के बारे में बात करें तो खंबात की खाड़ी में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थल पूरी सभ्यता का है लोथल। इसके अलावा सुरकोटड़ा, इसके अलावा देशलपुर, इसके अलावा धोलावीरा, इसके अलावा रंगपुर, रोजदी, प्रभासपट्टन, ये कुछ साइट्स जो हैं वो हमें गुजरात में मिलती है। इनमें अति महत्वपूर्ण रहेगा धोलावीरा, सुरकोटड़ा, लोथल। सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो देमाबाद रहेगा। कालीबंगा के संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो आलमगीरपुर है, सबसे उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो मांडा है, और सबसे पश्चिमतम बिंदु सुतकागेंड और पाकिस्तान का है। ये हमने इस सभ्यता के विस्तार की बात की जो 3 देशों में फैला हुआ है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अलग अलग साइट की भी बात की, जैसा कि
2 बार हमें जनरल क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में मिले कि कौन सा स्थल जो है वो भारत में नहीं है, कौन सा स्थल का समूह पाकिस्तान में है, कौन सा अफगानिस्तान में है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम आसानी से कर सकते हैं। इन विशेषताओं के बाद और विस्तार के बाद आगे बढ़ते हैं और अब विभिन्न साइट्स की बात कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण साइट की बात करते हैं। तो देखें, इस सभ्यता का पहले नामकरण सिंधु सभ्यता था, जॉन मार्शल द्वारा दिया गया, और सबसे पहले उत्खनित साइट थी हड़प्पा, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे अवस्थित है। तो सबसे पहले चलते हैं हड़प्पा पर। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे अवस्थित स्थल है। 1921 में सबसे पहले दयाराम साहनी के नेतृत्व में, हाँ, तो हड़प्पा में स्थिति देखी पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे है, और 1921 में सबसे पहली साइट होती है जिसका उत्खनन कार्य किया जाता है दयाराम साहनी के नेतृत्व में। यहां से हमें दूसरा रीट का क्वेश्चन मिला। रीट में यह क्वेश्चन पूछा गया कि एक तरह से उत्खनन कार्य के समय भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक कौन होते हैं, डीजी कौन होते हैं, डायरेक्टर जनरल कौन होते हैं। तो 1921 में हड़प्पा के उत्खनन के समय, और 1922 में हम आगे बात करेंगे मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन होता है, और इसका उत्खनन राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था। दोनों ही विद्वानों के निर्देशक जो हैं वो जॉन मार्शल होते हैं, और जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, डीजी थे। तो ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे और एक कदम आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन में। तो जॉन मार्शल जो है वो कभी भी इन साइट्स का दौरा नहीं करते, मतलब वस्तु स्थिति की जानकारी किए बिना ही लंदन में बैठे बैठे इस सभ्यता के उत्खनन या इस सभ्यता की जानकारी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा कर लेते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। बाद में वो इन साइट्स का दौरा करते हैं। तो लंदन में उन्होंने द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में ये बात जो है वो साझा की, और पूरी दुनिया को एक तरह से सिंधु सभ्यता या भारतीय महत्वपूर्ण सभ्यता के उत्खनन के बारे में बताया। तो जॉन मार्शल निर्देशक, दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा साइट का उत्खनन किया गया, और इन्हीं के निर्देशन में 1922 में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में। ये एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया हो गया कि यहां से हमें पूछा गया है तो इसका पूछा जा सकता है, पहली दोनों साइट्स का पूछा जा सकता है रीट के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं और हड़प्पा की और डिटेल से बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में इसकी विशेषताओं पे चलते हैं। सामान्यतः जो सिंधु सभ्यता के सभी जो स्थल हैं वो 2 भागों में बटे हुए हैं। एक भाग को हम पूर्वी टीला कह रहे हैं और एक भाग को हम पश्चिमी टीला कह रहे हैं। पूर्वी टीला सामान्यतः जनता का आवास माना जाता था और पश्चिमी टीला शासक वर्ग का आवास माना जाता था। या तो दोनों और जो अलग अलग टीले हैं उनके यहाँ पे परकोटे के साक्ष्य मिले हैं, या फिर एक तरह से दोहरा परकोटा मिला है, या फिर परकोटे का अभाव मिला है। लेकिन सामान्यतः नगर 2 भागों में विभाजित है। जब हम गुजरात के धोलावीरा की बात करेंगे तो वो एकमात्र साइट है जो 3 भागों में बटी हुई होती है। तो इन पश्चिमी टीले के दक्षिण में एक कब्रिस्तान के साक्ष्य हैं, जिसको विद्वान अलग अलग नाम देते हैं। एक कब्रिस्तान एफ, माउंड एफ भी कह दिया जाता है, और कब्रिस्तान R37 के भी। तो कब्रिस्तान को विद्वान R37 कह देते हैं। तो कब्रिस्तान संस्कृति के साक्ष्य हमें हड़प्पा से मिले हैं। हड़प्पा से दूसरी विशेषताएं हम देखते हैं तो तांबे की इक्का गाड़ी, रथ की भांति आकृति, तांबे का पैमाना, तांबे का स्केल कह सकते हैं हम, तांबे का ताबीज, ये कुछ आकृतियां वो तांबे की मिली है जो महत्वपूर्ण हो सकती है। हड़प्पा से एक कास्ट 100 पेटी का भी, वुडन कॉफिन भी जिसको कह दिया जा रहा है, तो कास्ट पेटी का वुडन कॉफिन, इसके प्रमाण भी मिले हैं। 100 पेटी का हम कह सकते हैं, एक तरह से ताबूत कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता में हम देखते हैं कि सबसे प्रसिद्ध इमारत अन्नागार थी। वैसे तो अन्नागार के साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से भी मिले,
लेकिन प्रसिद्ध अन्नागार जो है वो हड़प्पा का आता है। तो हड़प्पा का जो अन्नागार है वो सामान्यतः 2 भागों में बटा हुआ था और 2 पंक्तियों में 6-6 कमरों के रूप में हड़प्पा का अन्नागार हमें मिलता है। अर्थात एक तरफ 6 कमरे हैं और दूसरी तरफ भी 6 कमरे हैं और उन कमरों का आकार जो है 50 गुणा 20 फीट आकार का है। 50 गुणा 20 फीट आकार के कमरे हैं और अन्नागार जो है, जिसको अंग्रेजी में हम ग्रेनरी भी कह देते हैं, ये अनाज संग्रह करने का गोदाम था। तो अनाज संग्रह का गोदाम है, अर्थात अनाज का अधिशेष उत्पादन होता है इसलिए, और एक तरह से व्यापार के तौर पे भी हम देख सकते हैं कि अधिशेष उत्पादन का निर्यात भी किया जा सकता है। तो अन्न संग्रह, विभिन्न नदियों के किनारे हम अनाज के गोदाम के साक्ष्य भी यहाँ पे पाते हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा साइट्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई। इसके अलावा हड़प्पा को कुछ विद्वान अर्ध औद्योगिक नगर भी कह देते हैं। अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जा रहा है। और स्टुअर्ट पिगट एक विद्वान आते हैं जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानी कहा है संपूर्ण सभ्यता की। हड़प्पा सबसे बड़े नगरों में से भी एक था जिसका क्षेत्रफल लगभग 150 हेक्टेयर मिलता है। तो जुड़वां राजधानी बताया है हड़प्पा के साथ मोहनजोदड़ो को पिगट ने। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के बाद दूसरा उत्खनन कार्य पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो में, और मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन कार्य है वो भी जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ 1922 में, हड़प्पा के 1 वर्ष बाद। और ये उत्खनन करता थे राखलदास बनर्जी या राखालदास बनर्जी भी कह देते हैं, और निर्देशन जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ। तो अति महत्वपूर्ण विद्वान है जॉन मार्शल, जिनके नेतृत्व में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य भी एक तरह से राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में होता है। मोहनजोदड़ो की जो विशेषताएं हैं वो अक्सर हमें क्वेश्चन में या तो सुमेलित करने में कहीं ना कहीं मिल जाती है या सिंगल भी मिल जाती है। अति महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली बात, इसका शाब्दिक अर्थ पे चलते हैं, और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुए जो डेरो, अर्थात इसको मृतकों का टीला भी कह देते हैं, इसी को प्रेतों का टीला भी कह देते हैं, इसी को भूतों का शहर भी कह देते हैं, भूतों का टीला भी कहा जा सकता है। मृतकों का टीला याद रखें, सिंधी भाषा में मोए जो डेरो का मतलब मृतकों का टीला होता है। इसी मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान भी कहा जा रहा है या सिंध का बाग भी कहा जा रहा है। रेगिस्तान में जो हरा भरा प्रदेश है उसको नखलिस्तान कहा जा रहा है, सिंध का बगीचा भी इसको कह देते हैं। मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानी भी कहा गया है पिगट द्वारा, तो जुड़वां राजधानी भी इसको हड़प्पा के साथ कहा जा सकता है। इस सभ्यता के बारे में सबसे बड़े क्षेत्रफल के आधार पे नगरों में से एक मोहनजोदड़ो, लगभग 200 हेक्टेयर जो है वो इसका क्षेत्रफल मिलता है लगभग। आगे बात करते हैं और मोहनजोदड़ो की अन्य विशेषताओं में देखें। प्रसिद्ध अन्नागार जो कि हमें रीट में एक बार पूछा गया, तो वो हम हड़प्पा का करेंगे, लेकिन हड़प्पा के अलावा हमें मोहनजोदड़ो से भी अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण इमारत जो है विद्वान विशाल स्नानागार को बताते हैं, और ये ग्रेट बाथ था। बड़े बाथरूम, शाहरुख खान के बाथरूम की बात थी, तो ग्रेट बाथ भी इसको कहा जा रहा है, विशाल स्नानागार। इसका उपयोग जो है वो एक तरह से धार्मिक स्नान के लिए किया जाता था। कुंभ की भांति जो स्नान है उसके लिए इसकी समानता विद्वान बताते हैं। इस स्नानागार के एक तरह से हम देखते हैं कि उत्तर और दक्षिण में विभिन्न सीढ़ियां हैं उतरने के लिए, और गंदे पानी की निकासी के लिए एक तरह से नालियों की भी व्यवस्था थी। स्नानागार के चारों ओर विभिन्न जो है स्तंभ युक्त बरामदे भी बने हुए हैं, और एक तरह से इसको धार्मिक स्नान के लिए ज्यादा यूज किया जाता था। इसके बारे में हमें यह भी क्वेश्चन मिल सकता है कि जॉन मार्शल जो है विश्व का अद्भुत निर्माण इसको कह रहे हैं। तो ग्रेट बात है, इसके साथ साथ अद्भुत निर्माण भी विशाल स्नानागार को जॉन मार्शल ने बताया है।